नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल ने बुधवार कोर्ट रूम में भीड़भाड़ को लेकर चिंता जताई। जस्टिस पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोविड-19 के सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जाएगा तो फिजिकल भौतिक सामाजिक दूरी सुनवाई को निलंबित कर देंगे और वर्चुअल सुनवाई में वापस चले जाएंगे। हाईकोर्ट के वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस में लिखा है कि कोर्ट रूम नंबर 37 में बहुत अधिक भीड़भाड़ है। अधिवक्ता और पक्षकार सुरक्षा मानदंडों और सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से अब केवल उन लोगों को ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनका न्यायालय में मामला चल रहा है। इसके साथ ही जांच भी की जाएगी। जिनके मामले नहीं चल रहे होंगे उन्हें कोर्ट से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट का सामना करने वाली मुंबई की एडवोकेट निकिता जैकब को किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में टूलकिट मामले में 3 सप्ताह के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दी। न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एकल पीठ ने उनके आवेदन पर सुनवाई के बाद जैकब को यह राहत दी। पीठ ने कहा कि चूंकि पुलिस अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली है, उनके लैपटॉप और फोन को जब्त कर लिया है और उसका बयान दर्ज किया है, इसका मतलब है कि जैकब ने खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वो राजमार्ग परियोजनाओं के प्रयोजनों के लिए पेड़ों की कटाई के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। हम चाहते हैं कि सरकार सड़कों के लिए पेड़ों को काटने से पहले विकल्पों का पता लगाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने पश्चिम बंगाल में एक परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। पीठ, जिसमें जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम भी शामिल है, इन्होंने आगे कहा कि वो इस तरह के दिशा निर्देशों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकते हैं और वन रोपण मुआवजे के प्रयोजनों के लिए गिरे हुए पेड़ों को भी महत्व दे सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में एक बिटकॉइन एटीएम स्थापित पर यूनोकॉइन कंपनी के संस्थापकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने 23 अक्टूबर 2018 को साइबर अपराध पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए बी.वी. हरीश और सात्विक विश्वनाथ के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल 2018 को जारी किए गए परिपत्र के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। उक्त परिपत्र द्वारा आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी जैसे विनियमित संस्थाओं पर वर्चुअल करेंसी से निपटने और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए सेवाएं प्रदान करने से रोक लगा दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में पत्रकार प्रिया रमानी का बरी किया जाना देश में यौन उत्पीड़न के मामले में दिया गया महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम रविंद्र पांडे ने बुधवार को यह फैसला दिया था। यौन उत्पीड़न के मामले में रमानी का बोलना, पेशकश के बावजूद समझौते से इनकार करना और उनका बचाव, इन सभी बातों से उस मुद्दे में काफी मदद की जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, यानी सार्वजनिक कल्याण और सार्वजनिक हित। आज भी केवल आवाज उठाने के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई के अंत में रमानी अपने फैसले पर अड़िग है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि फैसला अधिक महिलाओं को आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि शक्तिशाली पुरुषों को उन महिलाओं के खिलाफ जिन्होंने अपनी सच्चाई को साझा किया है, झूठे मुकदमे दर्ज करने से रोकेगा। Sexual harassment has got the attention it deserves, despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my 2 witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict.
I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team who believed in me and in the wider cause. They put their heart and soul in this case. Thank you so much. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए रोक दिया, जिसमें कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप अदालत के प्रतिबंधित कामकाज के दौरान किसी मामले की अंतिम सुनवाई से पहले दोनों पक्षों की सहमति के उच्च न्यायालय के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अब्दुल्ला 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर की गई वैवाहिक अपील की अंतिम सुनवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें पारिवारिक अदालत द्वारा उनसे अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के खिलाफ तलाक की डिक्री देने से इनकार किया गया है। ये देखते हुए कि व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण का भगवान के निवास स्थान में कोई स्थान नहीं है, मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै बेंच ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि तिरुचि जिला के एक मंदिर के उत्सव के आयोजन पर लोगों के बीच मतभेद था। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस अनंती की खंडपीठ ने श्री अरण्यमन थिरुकोविल के मंदिर उत्सव के आयोजन को लेकर 3 समुदायों के बीच एक शांति बैठक आयोजित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए इस प्रकार अवलोकन किया। मंदिर के लिए उपस्थित वकील ने अदालत के सामने प्रस्तुत किया कि वास्तव में इस वर्ष के लिए एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद मंदिर ने समारोह का संचालन करने का निर्णय लिया था। इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अदालत ने त्योहार का संचालन करने के निर्णय को प्रतिवादी संख्या 8 संयुक्त आयुक्त कार्यकारी अधिकारी अरुणमिगु जम्बुकेश्वर अकिंडलेश्वरी थिरुकोविल थिरुविकी कोविल त्रिची के विवेक पर छोड़ दिया। टूलकिट मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ की गई जांच को सेल, मीडिया सहित किसी भी तीसरे पक्ष को उसके द्वारा निजी चैट, संचार की कथित सामग्री सहित किसी भी जांच सामग्री को लीक करने से रोकने की मांग की। रवि द्वारा दायर याचिका में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे और न्यूज 18 के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्टिविस्ट दिशा रवि द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को टूलकिट मामले में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित जांच सामग्री को लीक करने से रोकने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शुक्रवार सुबह इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि जांच में कुछ भी लीक नहीं हुआ है। इसके अलावा याचिका में इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे अन्य सभी टीवी चैनल के खिलाफ भी ये कहते हुए कार्रवाई की मांग की गई है कि ये चैनल रवि की निजता और एक निष्पक्ष जांच के लिए उसके अधिकार का घोर उल्लंघन है, साथ ही निर्दोषता के अनुमान के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं। रवि ने प्रस्तुत किया है कि समाचार चैनलों की ओर से अवैध कार्यों और चूक ने संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत उनकी निजता के मौलिक अधिकार, प्रतिष्ठा के अधिकार, उनकी गरिमा और न्याय प्रशासन के परिणामी प्रभाव और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है। इसलिए उसने अदालत को उसके और तीसरे पक्षों के बीच किसी भी कथित निजी चैट, व्हाट्सएप चैट सहित के अर्थ सहित ऐसी गोपनीय सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने जोड़ा, यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां मीडिया कुछ हजार टीआरपी हासिल करने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंद रहा है। 22 साल की एक युवती को गिरफ्तार किया गया है और इसे मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का आह्वान कहा जा रहा है। एसजी ने खंडपीठ को बताया, हमारी तरफ से कोई लीक नहीं हुई है, इसके लिए हम एक हलफनामा भी दायर कर सकते हैं। कुछ भी साझा नहीं किया जा रहा है,
ये मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। वहीं दिशा रवि की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने जोर देकर कहा कि ये दिल्ली पुलिस है जिसने आपराधिक मामले की गोपनीय जानकारी मीडिया को लीक कर दी है। सिब्बल ने पेश किया, वे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन तथ्य कुछ और ही बता रहे हैं। दिशा रवि को 13 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा उसकी सभी सामग्री जब्त कर ली गई थी। मीडिया खुद बता रहा है कि उन्हें पुलिस से रिकॉर्ड मिला है, वे इन रिकॉर्ड को कैसे हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने बुधवार को हैदराबाद के पास एक वकील दंपत्ति की हत्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। तेलंगाना के एक वकील दंपत्ति जिन्होंने पहले उनके द्वारा दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में उत्पीड़न की शिकायत की थी, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। तेलंगाना के एक वकील दंपत्ति की बुधवार को हैदराबाद के पास दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वकील दंपत्ति ने उनके द्वारा दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में धमकी और प्रताड़ना की शिकायत की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें राज्य में एक वकील दंपत्ति की कथित हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता ख्वाजा एजाजुद्दीन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि मृतक दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो जनहित याचिका दायर करके नियम कानून के पालन में लगे हुए थे और शोषितों के लिए न्याय हासिल करने में शामिल थे। पत्र याचिका में आगे कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देशों के बावजूद दंपत्ति की हत्या की गई। इससे ये जाहिर होता है कि संबंधित पुलिस विभाग जानबूझकर वकील दंपत्ति की सुरक्षा करने में विफल रहा है। आज न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता वाले जांच पैनल ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के पीछे की साजिश को खारिज नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूर्व सीजेआई गोगोई द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ कड़े रुखों के चलते आरोपों को बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में खुफिया ब्यूरो के इनपुट का भी उल्लेख किया गया है कि कई लोग असम एनआरसी प्रक्रिया को चलाने के लिए जस्टिस गोगोई से नाखुश थे। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के पीछे बड़ी साजिश होने की जांच करने के लिए शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंद कर दिया। इन री मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी शीर्षक वाले इस मामले पर 1 साल 9 महीने की अवधि के बाद जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने विचार किया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।